दोस्तों, आईपीएस साक्षी सिंह रात को बिना किसी को बताए साधारण कपड़ों में एक सुनसान जगह पर जाती है। वह घबराई आवाज में 112 पर कॉल करती हैं। मैं यहां अकेली हूं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। 5 मिनट के भीतर पुलिस की एक जीप वहां पहुंचती है। दरोगा विजय और कांस्टेबल पूजा तुरंत उतरते हैं। साक्षी हैरान होती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था पुलिस लेट आएगी। पुलिस की यह तत्परता उसे भावुक कर देती है। दरोगा को शक होता है कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वह साक्षी से शांत स्वर में सवाल करता है। साक्षी जानबूझकर घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करती है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, रात के 10 बज चुके थे। लखनऊ के बाहरी इलाके में सन्नाटा पसरा था। सड़कें वीरान थीं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी अपने अस्तित्व का एहसास दिला रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी महसूस हो रही थी। एक ऑटो धीमी गति से चल रहा था। उसमें बैठी थी एक साधारण कपड़ों में युवती, घबराई हुई, सहमी हुई, बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई। चेहरे पर भय, आंखों में असहायता। परंतु ये सब केवल एक अभिनय था। ये लड़की और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश कैडर की तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी साक्षी सिंह थीं। आज रात वह पुलिस व्यवस्था की परख करने निकली थीं। उन्होंने अपना फोन निकाला, 112 डायल किया और कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे मदद चाहिए। मैं अकेली हूं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जानकीपुरम बाईपास के पास खड़ी हूं, जल्दी आइए। फोन कटते ही साक्षी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे खड़ी वह अब और अधिक डरी हुई लड़की की भूमिका निभा रही थीं। उनके मन में शंका थी, क्या पुलिस सच में समय पर आएगी, या फिर जैसा आम जनता के साथ होता है वैसा ही होगा। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। एक नीली बत्ती वाली पुलिस जीप तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। साक्षी का दिल एक पल को थम सा गया। क्या वाकई कोई आ रहा है? क्या यह सिर्फ संयोग है या जवाबदेही? जीप उनके पास आकर रुकी। दरोगा विजय सिंह और महिला कांस्टेबल पूजा यादव तुरंत उतरे। विजय सिंह ने सतर्क निगाहों से चारों ओर देखा और फिर साक्षी की ओर बढ़े। आपने कॉल किया था? साक्षी ने घबराई सी आवाज में कहा। हां, कोई मेरा पीछा कर रहा था। पूजा यादव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरिए मत, अब हम आ गए हैं, आप सुरक्षित हैं। साक्षी की नजरें इन दोनों अधिकारियों के चेहरे पर टिक गईं। न कोई लापरवाही, न कोई चिढ़, सिर्फ चिंता और कर्तव्य। उनका अभिनय तो चल रहा था, पर अब उनका मन भावुक हो रहा था। आपका नाम? विजय ने पूछा। रीना। साक्षी ने झूठा नाम दिया। घर कहां है? आलमबाग। किसका पीछा कर रहा था? शक है कोई बाइक पर था, लेकिन अंधेरा था। विजय ने तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजा और आसपास की गश्ती गाड़ियों को सतर्क किया। इस बीच पूजा साक्षी को पानी पिलाने लगी। आप अकेली थीं? इस वक्त यहां कैसे आईं? साक्षी कुछ जवाब देती उससे पहले ही अचानक बोली, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, देर करेंगे, लेकिन आपने तो मेरा विश्वास जगा दिया। विजय और पूजा दोनों चौंके। साक्षी ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और दिखाया। मैं आईपीएस साक्षी सिंह हूं। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विजय ने सलामी दी और कहा, मैडम, आप? हां दरोगा जी, आज मैं सिस्टम की परख करने निकली थी। आज मैं उस लड़की की जगह थी जो असल में डरती है, जिसे हर रोज यही डर सताता है कि कोई उसकी मदद करेगा या नहीं। और आज आप लोगों ने मुझे गलत साबित नहीं होने दिया। पूजा की आंखें भर आईं। मैडम, हम अपना फर्ज निभा रहे थे। साक्षी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। और आपने साबित किया कि यह वर्दी सिर्फ डर की नहीं, भरोसे की पहचान है। रात के अंधेरे में एक छोटी सी जीप की नीली बत्ती टिमटिमा रही थी, लेकिन उस बत्ती की रोशनी अब एक नई उम्मीद जगा चुकी थी। एक ऐसे सिस्टम की जो जाग रहा है, जो जवाब दे रहा है। और उस रात परख पास हो गई थी। रात गहराती जा रही थी। जीप धीरे धीरे थाने की ओर बढ़ रही थी और साक्षी अब फिर से अपनी वास्तविक भूमिका में लौट चुकी थीं, एक जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी। विजय सिंह और पूजा यादव चुपचाप गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे।
आज की रात उनके लिए असाधारण थी। साक्षी की परख में खरा उतरना गर्व की बात थी, पर क्या बाकी भी ऐसा ही कर रहे हैं? थाने पहुंचकर साक्षी ने पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सभी के चेहरे देखती रहीं। कोई नींद में झुका हुआ, कोई चाय की चुस्की लेते हुए, कोई मोबाइल में व्यस्त। फिर उन्होंने कहा, मान लीजिए उस लड़की की जगह कोई और होता, सचमुच कोई डरी सहमी लड़की, क्या हर बार समय पर मदद मिलती? सन्नाटा छा गया। कुछ निगाहें झुक गईं, कुछ संभल गईं। साक्षी ने एक सफेद बोर्ड पर नक्शा बनाना शुरू किया, लखनऊ शहर का। उन्होंने उन इलाकों पर गोल घेरे लगाए जहां अपराध ज्यादा होते हैं लेकिन पुलिस की पहुंच कम। इन क्षेत्रों में 1 महीने के भीतर 3 छेड़खानी की घटनाएं दर्ज हुईं। 4 महिलाओं ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन एक बार भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। क्यों? एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, मैडम, स्टाफ की कमी है, कुछ वाहनों की हालत खराब है। पर मानवता की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साक्षी ने कड़ा जवाब दिया। इस बीच पूजा ने धीरे से कहा, मैडम, जब हम घटनाओं के बाद पहुंचते हैं तो लोग हमसे पहले ही उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। कुछ तो शिकायत भी दर्ज नहीं कराते। साक्षी की आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा झलकी। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और कुछ पुराने केस खोले। उसमें एक केस था आरती मिश्रा का। आरती 19 वर्ष की छात्रा, जिसने रात 9 बजे 112 पर कॉल किया था, लेकिन पुलिस 45 मिनट बाद पहुंची। तब तक उसके साथ सब कुछ हो चुका था। न वह बोल पाई, न चल पाई। साक्षी ने धीरे से कहा, आरती अब बोल नहीं पाती, उसकी आंखें आज भी सवाल करती हैं, क्यों नहीं आए समय पर? कक्ष में भारी चैन था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी विजय ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, शायद हम कोशिश कर सकते हैं कुछ अलग करने की। साक्षी ने उसे देखा। कैसे? मैडम, क्यों ना हम एक नया रैपिड रिस्पॉन्स प्रोग्राम शुरू करें, जिसमें एक विशेष गश्ती दल रात में केवल महिला सुरक्षा की कॉल्स पर ध्यान दे। जीपीएस ट्रैकिंग, बाइक स्क्वाड, महिला अधिकारियों की ड्यूटी, हम लोगों को भरोसा दे सकते हैं। पूजा ने भी समर्थन में सिर हिलाया। और मैडम, हम आसपास की झुग्गियों और संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान चला सकते हैं। लोगों को समझाएं कि वे पुलिस से डरें नहीं, भरोसा करें। साक्षी मुस्कुराई, वही मुस्कान जो किसी जंग के पहले सेनापति के चेहरे पर होती है। तो शुरुआत कल से होगी, उन्होंने आदेश दिया। मैडम, हम नाम क्या रखेंगे इस अभियान का? पूजा ने पूछा। साक्षी ने कुछ पल सोचा और कहा, उम्मीद, क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तब भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, और अब वक्त है कि हम उस उम्मीद को जिंदा करें। थाने के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, जैसे बदलाव की आहट दे रही हों। अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी, और इस बार साक्षी सिर्फ परखने नहीं, बदलने निकली थीं। साक्षी के उम्मीद अभियान की घोषणा के दूसरे ही दिन पूरे जिले में हलचल मच गई थी। हर पुलिस स्टेशन को विशेष टीम गठित करने का आदेश मिला। प्रत्येक थाने से 2 महिला और 2 पुरुष अधिकारियों को चुना गया, जिन्हें रात में गश्त करनी थी और विशेष रूप से महिला सुरक्षा से संबंधित कॉल्स पर तत्काल कार्रवाई करनी थी। लखनऊ शहर की रफ्तार धीमी नहीं होती, लेकिन इस बदलाव ने उस रफ्तार को एक नई दिशा दी थी। पुलिस विभाग में भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जा रही थी। जवानों के चेहरे पर आत्मविश्वास था और अफसरों की आंखों में चमक। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अब भी बाकी थी। साक्षी ने निर्णय लिया कि वह खुद हर सप्ताह 2 गुप्त निरीक्षण करेंगी, बिना अपनी पहचान बताए, आम जनता की तरह। इसी क्रम में तीसरी रात वह फिर से सामान्य महिला का वेश धारण कर एक नई बस्ती में जा पहुंची। इस बार वह एक घरेलू नौकरानी बनकर किराए के मकान में रहने लगी। यह बस्ती थी मोहन नगर, शहर के बाहरी छोर पर बसी एक झुग्गी बस्ती। यहां की गलियां संकरी थीं, बिजली अक्सर गुल रहती थी और रात को नशेड़ियों और बदमाशों का बोलबाला हो जाता था। एक शाम जब आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और सड़कों पर कीचड़ जमा था, तभी साक्षी ने पास की झोपड़ी से एक कराहने की आवाज सुनी। उन्होंने जाकर देखा, एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा चोटों से भरा था। क्या हुआ माई? साक्षी ने झुककर पूछा। महिला ने पहले कुछ नहीं कहा,
फिर धीरे धीरे उसकी जुबान खुली। हर हफ्ते वो 4 आदमी आते हैं, पैसे मांगते हैं, अगर नहीं दो तो बेटे को ले जाने की धमकी देते हैं। कल मेरी बहू को घसीट ले गए थे। साक्षी सन्न रह गईं। यह एक ऐसा मामला था जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होता। पुलिस के डर या अपराधियों के प्रभाव के कारण लोग चुप रहते हैं। उसी रात उन्होंने उम्मीद स्क्वाड को कॉल किया, एक सामान्य महिला की तरह, बिना अपनी पहचान बताए। मैं मोहन नगर से बोल रही हूं। कुछ लोग हर हफ्ते हमारी बस्ती में आकर धमकी देते हैं, हमें बचाइए। फोन काटने के ठीक 8 मिनट बाद 2 बाइक पर 4 अधिकारी वहां पहुंचे। पूजा यादव स्वयं टीम का नेतृत्व कर रही थीं। कौन है जिसने कॉल किया? पूजा ने पूछा। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। साक्षी चुपचाप एक किनारे खड़ी रहीं। फिर एक बच्चे ने धीरे से इशारा किया। वो अम्मा। वहीं से आवाज आई थी। पूजा ने महिला से बात की और पूरी बात सुनकर कहा, कल से यहां हमारी गश्त रोज होगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अगली सुबह साक्षी ने अपनी पहचान उजागर की। पूजा स्तब्ध रह गई। मैडम, आप यहां? यही तो मेरा काम है पूजा, खामोश आवाजें सुनना, जिन्हें कोई नहीं सुनता उन्हें समझना। उसी दिन मोहन नगर में पुलिस ने स्थायी गश्त केंद्र की स्थापना की और रात को बत्तियां जलवाने का आदेश नगर निगम को भेजा गया। साक्षी ने डीएम से मिलकर स्वास्थ्य शिविर और महिला जागरूकता सत्र की भी योजना बनाई। साक्षी जानती थीं, एक कॉल, एक गश्त, एक आश्वासन शायद काफी नहीं, लेकिन यह शुरुआत थी उस बदलाव की जो आवाजों को खामोशी से बाहर लाता है। और अब साक्षी की नजर अगली बस्ती पर थी, अगली उम्मीद पर। सिर्फ खामोश आवाजें सुनना काफी नहीं होता, उन्हें बोलने की ताकत देना जरूरी है। यह सोच साक्षी के भीतर गूंज रही थी। मोहन नगर की घटना के बाद पुलिस विभाग के भीतर तो बदलाव आ ही रहा था, अब आम लोग भी उम्मीद अभियान को गंभीरता से लेने लगे थे। हर बस्ती, हर गली में महिलाएं साक्षी की बहादुरी की कहानियां सुनकर अपने भीतर कुछ नया महसूस कर रही थीं। एक हिम्मत, एक उम्मीद, एक आवाज। इस बार साक्षी ने योजना बनाई कि वह एक स्कूल की शिक्षिका बनकर शहर की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र नवीन नगर में जाएंगी। यह इलाका था तो आर्थिक रूप से मजबूत, पर यहां भी लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा और मनचलों की समस्या आम थी। साक्षी ने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में आर्ट्स की क्लास टीचर के रूप में प्रवेश लिया। वह सादे सलवार कुर्ते में चश्मा लगाए एक सामान्य शिक्षिका लगती थीं। उन्होंने जानबूझकर कमजोर तबके की लड़कियों से दोस्ती बढ़ाई। मीरा, फातिमा, नेहा और रूबी। ये लड़कियां पढ़ने में तेज थीं, लेकिन हर समय डरी डरी रहती थीं। एक दिन साक्षी ने क्लास में एक टॉपिक रखा, हिम्मत, और पूछा, बताओ हिम्मत क्या होती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मीरा उठी। मैडम, जब मम्मी पापा के डर से चुप रहना पड़े, वो भी हिम्मत होती है क्या? साक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं मीरा, वो मजबूरी है। हिम्मत है जब तुम सही के लिए बोलो, भले ही सब चुप हों। उसी शाम मीरा, फातिमा और बाकी तीनों लड़कियां स्कूल के बाहर एक मनचले लड़के की हरकत का वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। एसएचओ भी हैरान रह गया। जब लड़कियों ने बताया कि उनकी टीचर ने उन्हें हिम्मत दी, तो एसएचओ ने खुद उन्हें सैल्यूट किया। दूसरे दिन स्कूल में खबर फैल गई, मीरा की टीचर ने पुलिस तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इसी दौरान साक्षी ने स्कूल मैनेजमेंट से बात कर एक विशेष सेफ्टी क्लब शुरू कराया, जिसमें हर हफ्ते लड़कियां अपनी परेशानियां साझा कर सकती थीं। साक्षी ने पुलिस विभाग से बात करके 2 महिला कांस्टेबल्स को भी हर शुक्रवार वहां भेजना शुरू किया। अब साक्षी को टीचर मैडम नहीं, हिम्मत दीदी कहा जाने लगा। वह पहचान जो असली पहचान से कहीं ज्यादा असरदार थी। एक शाम रूबी ने कहा, मैडम, मैं भी बड़ी होकर आप जैसी पुलिस वाली बनूंगी, ताकि किसी को डर कर जीना ना पड़े। साक्षी मुस्कुराई। यही तो उसका मिशन था, डर को खत्म करके हिम्मत की हवा बहाना। और अब वो हवा नवीन नगर से उड़कर शहर की बाकी गलियों की ओर बढ़ रही थी। साक्षी को हिम्मत दीदी बने कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उनके पास एक चिट्ठी पहुंची, बिना नाम की, बिना पते की। चिट्ठी के लिफाफे में बस एक पंक्ति थी,
अगर वाकई पुलिस बदल गई है तो मेरी बहन को बचा लो, वरना वह भी आंकड़ों का हिस्सा बन जाएगी। चिट्ठी ने साक्षी को भीतर तक झकझोर दिया। न तो भेजने वाले का नाम था, न ही स्थान का जिक्र, लेकिन साथ में एक फोटो थी, एक लड़की की, शायद 14-15 साल की, जिसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। साक्षी ने तत्काल साइबर सेल को बुलाया और फोटो की डिजिटल लोकेशन ट्रेस करने को कहा। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आई। वह फोटो बलिया जिले के एक छोटे से गांव सोनपुरा में ली गई थी। यह जगह नक्सल गतिविधियों और मानव तस्करी के लिए कुख्यात थी। बिना देर किए साक्षी ने एक विशेष टीम बनाई और खुद गांव के लिए निकल पड़ी, भेष बदलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। उनके साथ थीं 2 महिला कांस्टेबल्स, कंचन और माया, जो गांव की महिलाओं की तरह साड़ी और पायल पहने हुए थीं। सोनपुरा पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता कच्चा था। गांव के बाहर एक बंद पड़ी ईंट भट्टी थी, जहां अक्सर ट्रकों की आवाजाही देखी जाती थी, दिन में नहीं बल्कि रात को। गांव में लोगों से बात करना और भी मुश्किल था। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। यहां कुछ नहीं होता बहन जी, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। सब ठीक है, बस रात को घर से बाहर मत निकलो। लेकिन साक्षी जानती थीं कि डर हमेशा सच्चाई से बड़ा होता है। अगली रात वे तीनों महिला बनकर भट्टी के पास छिप गईं। करीब 11 बजे एक ट्रक आया। उसमें से 3 आदमी उतरे और 2 लड़कियों को घसीटते हुए बाहर लाए। वे डर से कांप रही थीं। साक्षी ने वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजा, ऑपरेशन शुरू करो। एक ही पल में सायरन गूंजा और छिपी हुई टीम निकल पड़ी। ट्रक रोका गया, बदमाशों को धर दबोचा गया और दोनों लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। उनमें से एक वही थी, चिट्ठी में छपी लड़की। उसका नाम था तृप्ति। साक्षी ने उसे गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें अब आंकड़ा नहीं बना पाएगा। तृप्ति फूट फूट कर रो पड़ी। मैडम, मेरे भाई ने ही मुझे बेचा था, सिर्फ 15,000 रुपये में। पूरा थाना चुप था। साक्षी ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, अब तुम्हें नहीं लड़ना, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी ने कहा, अब सिर्फ अपराधी ही नहीं, भरोसे की चोट भी हमारे रडार पर है। रिश्ते जो बिकते हैं, उन्हें भी कानून का डर दिखाना जरूरी है। उस दिन पहली बार पुलिस की प्रेस मीट में तालियां बजी थीं। उम्मीद अब पीड़ा की पहचान से परे शक्ति की आवाज बन चुकी थी। तृप्ति को बचाने की घटना के बाद उम्मीद मिशन की गूंज लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब मिशन समाज की जड़ों को हिलाने लगे, तो सड़ी हुई व्यवस्था में बैठे लोग असहज होने लगते हैं। साक्षी को एक गुमनाम कॉल आई। मैडम, आप ज्यादा आगे मत बढ़िए, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, समझ जाइए। साक्षी मुस्कुराईं। जिस दिन डर लगने लगेगा, उस दिन पुलिस की वर्दी उतार दूंगी। और उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन यह चेतावनी मामूली नहीं थी। अगले दिन ही उन्हें पता चला कि उम्मीद अभियान को लेकर एक विधायक ने सवाल उठाए हैं कि एक आईपीएस अफसर प्रचार के लिए स्टंट कर रही है। साक्षी को विभाग से एक स्पष्टीकरण पत्र मिला। इसमें पूछा गया था कि क्या अभियान संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर है। यह हमला नहीं था, यह डर फैलाने की कोशिश थी। साक्षी ने शांत स्वर में जवाब तैयार किया, जब तक एक लड़की रात में बिना डरे स्कूल से लौट नहीं सकती, तब तक पुलिस का काम अधूरा है। अगर यह संवैधानिक मर्यादा के बाहर है, तो संविधान पर फिर से विचार करना चाहिए। इस जवाब के साथ उन्होंने अपने सभी केस स्टडी, रेस्क्यू ऑपरेशन और फील्ड रिपोर्ट्स संलग्न कर दीं। जब यह दस्तावेज डीजीपी तक पहुंचा, तो उन्होंने साक्षी को अपने ऑफिस बुलाया। डीजीपी साहब एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी थे। उन्होंने साक्षी को सामने बैठाकर पूछा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कई नेताओं को परेशानी हो रही है? साक्षी ने सिर ऊंचा करके कहा, अगर नेताओं की परेशानी जनता की सुरक्षा से बड़ी हो जाए, तो शायद हमें फिर से यह सोचने की जरूरत है कि हमारा सिस्टम किसके लिए बना है। एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। फिर डीजीपी साहब ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, काम जारी रखो, लेकिन अब हर कदम सोच समझकर रखना, क्योंकि अब तुम केवल साक्षी नहीं, एक आंदोलन की प्रतीक बन चुकी हो। साक्षी बाहर निकलीं तो देखा, उनके ऑफिस के बाहर कई लड़कियां खड़ी थीं, हाथों में तख्तियां लिए। हिम्मत की हकदार हैं हम। उम्मीद चाहिए, राजनीति नहीं।
साक्षी को समझ आ गया था, यह अब केवल एक अभियान नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन सत्ता के साए में लड़ाई आसान नहीं होती। आगे की राह में सिर्फ अपराधी नहीं, राजनीतिक चालें भी थीं। पर साक्षी ने मन ही मन ठान लिया था, जो डर दिखाते हैं वे हारे हुए लोग होते हैं, और जो डर से ऊपर उठ जाएं वे इतिहास बनाते हैं। साक्षी अब हर रोज सुर्खियों में थी। कहीं उन्हें हिम्मत दीदी कहा जा रहा था, तो कहीं आईपीएस रॉबिन हुड। लेकिन इस प्रशंसा की चमक के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो उन्हें मिटाने के लिए कमर कस चुके थे। चुनाव नजदीक थे और कई राजनेताओं को साक्षी की सच्चाई भारी पड़ रही थी। जिन क्षेत्रों में उम्मीद की टीम ने छापे मारे थे, वहां के विधायकों के नाम भी अब लड़कियों की शिकायतों में आने लगे थे। एक दिन देर रात जब साक्षी अपने सरकारी आवास पर काम कर रही थीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कांपते हाथों में एक पुरानी फाइल लिए। मैडम, ये देख लीजिए, मेरी पोती 3 साल से गायब है। पुलिस ने केस ही बंद कर दिया था। साक्षी ने फाइल खोली। उस लड़की की उम्र मात्र 13 साल थी। केस को घर से भागी घोषित कर बंद कर दिया गया था। एफआईआर पर दरोगा के दस्तखत थे, जो अब एक विधायक का सुरक्षा अधिकारी बन चुका था। साक्षी ने तुरंत उस केस को फिर से खोलने का आदेश दिया। लेकिन अब बात सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं थी। अगले दिन ही सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साक्षी को एक पार्टी ऑफिस में पैसे लेते दिखाया गया था। यह वीडियो पूरी तरह झूठा है, साक्षी ने प्रेस को बताया। लेकिन मैं जानती हूं, सच्चाई जब बहुत ऊंची आवाज में बोले तो झूठी कहानियां रची जाती हैं, उसे चुप कराने के लिए। वीडियो के पीछे की आईपी ट्रेस की गई। पता चला उसे एक राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल से अपलोड किया गया था। साक्षी ने इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। उनके अधीन काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल माया ने कहा, मैडम, आप चाहें तो थोड़े दिन मीडिया से दूरी बना लें, हम संभाल लेंगे। लेकिन साक्षी मुस्कुराईं। अगर अंधेरा सामने खड़ा हो तो आंखें बंद करने से रोशनी नहीं बचती। मुझे वही करना है जो सच के साथ न्याय करे। फिर एक विशेष दिन आया। एक स्कूल में साक्षी को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था। वे पहुंची तो एक छोटी बच्ची मंच पर खड़ी थी। उसने कविता सुनाई, डर से जो लड़ जाए, चुप्पी को जो तोड़ जाए, वो कोई देवी नहीं, हम जैसी ही औरत होती है। साक्षी की आंखें नम थीं। उस दिन उन्होंने निश्चय किया, अब कोई भी लड़की अपनी आवाज में डर नहीं रखेगी। और जब चुनावों की तारीख आई तो उसी बूढ़े आदमी की पोती, जिसे मृत मान लिया गया था, सुरक्षित वापस लाई गई। लंबी लड़ाई, तमाम साजिशों और झूठ के अंधेरों से गुजरने के बाद अब वक्त था कि सच्चाई का सूरज पूरी चमक के साथ उगे। साक्षी जानती थीं कि यह आखिरी अध्याय केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सैकड़ों लड़कियों के लिए भी है जिन्होंने उम्मीद की लौ से अंधेरे को चीरना सीखा। अगले हफ्ते एक विशेष राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें महिला सुरक्षा, पुलिस की कार्यशैली और जमीनी स्तर पर बदलाव के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। साक्षी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। पहले तो उन्हें मंच से दूर रखने की कोशिशें हुईं, लेकिन जब जनता का समर्थन उनके पक्ष में उमड़ पड़ा तो सरकार भी चुप हो गई। सम्मेलन में पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट ने स्वागत किया, पर साक्षी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने भाषण की शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं, बल्कि एक साधारण अनुभव से की। एक दिन मैंने एक डरपोक लड़की का अभिनय किया था। आज सैकड़ों साहसी लड़कियों की आवाज बनकर खड़ी हूं। ये बदलाव किसी नारे या योजना से नहीं, बल्कि हमारी ईमानदारी और जमीनी हिम्मत से आया है। उन्होंने अपनी उम्मीद मुहिम के आंकड़े, केस स्टडी और बदलाव की कहानियां साझा कीं। हर कहानी किसी न किसी श्रोता की आंखें नम कर गई। सम्मेलन खत्म होते होते सरकार को दबाव में महिला सुरक्षा मिशन को पूरे राज्य में लागू करना पड़ा, साक्षी की अगुवाई में। अब उम्मीद सिर्फ एक टीम नहीं, एक सरकारी योजना बन चुकी थी। इसी बीच जिन विधायकों ने साक्षी पर झूठे आरोप लगाए थे, उनमें से 2 के खिलाफ सीबीआई जांच की घोषणा हुई। जनता ने भी उन्हें चुनावों में नकार दिया। एक और महत्वपूर्ण दिन आया जब पहली बार पुलिस विभाग में महिलाओं की अलग विशेष सुरक्षा शाखा का उद्घाटन हुआ।
उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया साक्षी को। उस दिन उन्होंने वर्दी नहीं, एक साधारण सलवार सूट पहना, उसी तरह जैसा उन्होंने पहली बार उस सुनसान सड़क पर पहना था। उनके भाषण का अंतिम वाक्य था, पुलिस वाली होने से पहले मैं एक लड़की थी, डरती थी। आज मैं उन सब लड़कियों की हिम्मत बनना चाहती हूं जिन्हें ये समाज सिर्फ कमजोर समझता है। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। साक्षी ने आंसू पोंछे और मंच से उतरी। भीड़ में एक छोटी बच्ची ने उनका हाथ थामा और पूछा, मैडम, आप थकती नहीं? साक्षी मुस्कुराईं। जब पीछे उम्मीद खड़ी हो तो थकान भी झुक जाती है। नई सुबह की दहलीज पर खड़ी साक्षी अब अकेली नहीं थी। उनके साथ एक नई पीढ़ी थी, जो अंधेरे से नहीं डरती, जो सच्चाई की कीमत जानती है और जो बदलाव लाने को तैयार है। और इसी के साथ एक आईपीएस अफसर की जमीनी लड़ाई पूरे प्रदेश की जन क्रांति में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय